हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 11th हिस्ट्री का चैप्टर नंबर 2 जिसका नाम है राइटिंग एंड सिटी लाइफ। इस चैप्टर में हम दुनिया की सबसे ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ेंगे। साथ ही में जानेंगे किस प्रकार से मेसोपोटामिया के अंदर राइटिंग एंड सिटी लाइफ की शुरुआत हुई। इस पूरे चैप्टर को हम बहुत ही अच्छे विजुअल एंड एनिमेशन की मदद से समझेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इस चैप्टर की शुरुआत होती है मेसोपोटामिया से। व्हाट इज मेसोपोटामिया? मेसोपोटामिया एक ऐसी जगह थी जहां दुनिया की पहली सिविलाइजेशन का विकास हुआ था। आज के समय जो हम रिपब्लिक इराक का एरिया देखते हैं वह कई हजारों साल पहले मेसोपोटामिया हुआ करता था। यह जो नाम मेसोपोटामिया है यह दो वर्ड से मिलकर बना है। मीसोस यानी बीच और पोटामस यानी नदी, मतलब दो नदियों के बीच की जमीन। और इन दो नदियों के नाम थे यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस। मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन जानी जाती थी अपने प्रॉस्पेरिटी, सिटी लाइफ, रिच लिटरेचर, मैथमेटिक्स एंड एस्ट्रोनॉमी के लिए। यदि हम मेसोपोटामिया के बिगनिंग हिस्ट्री को देखें तो इसके साउथ रीजन में दो बहुत ही फेमस सिटी थी, सुमेर और अकड़। इन्हीं दोनों सिटी को आफ्टर 2000 BCE के बाद बेबीलोन के नाम से जाना जाने लगा। इसके बाद कुछ समय और बीतता है तो इस पूरे साउथ रीजन को बेबीलोनिया कहा जाने लगा। मतलब जगह तो एक ही थी लेकिन समय के साथ इनका नाम बदलता गया। तो यह था मेसोपोटामिया का साउथ वाला रीजन। अब आते हैं मेसोपोटामिया के नॉर्थ वाले रीजन्स पे। 1100 BCE के समय नॉर्थ के हिस्से में अशेरियंस नाम की कम्युनिटी ने अपना किंगडम स्टेब्लिश किया, जिसके बाद उस पूरे रीजन को अशेरिया कहा जाने लगा। और इस रीजन की सबसे पहली लैंग्वेज थी सुमेरियन। और समय बीतता रहता है और 2400 BCE के समय यहाँ पर अकेडियन लोग आते हैं और ये लोग सुमेरियन लैंग्वेज को अकेडियन लैंग्वेज से रिप्लेस कर देते हैं। इस प्रकार से हमारी कंट्री के अंदर पहले संस्कृत या प्राकृतिक भाषा बोली जाती थी, उसे समय के साथ दूसरी भाषाओं ने रिप्लेस कर दिया। ठीक इसी प्रकार से यहाँ पर भी हो रहा था। अब अकेडियन लैंग्वेज सिकंदर के टाइम पीरियड तक छोटे मोटे चेंजेस के साथ पूरे एरिया में फ्लरिश होती रहती है। लेकिन 1400 BCE के बाद अरेमिक एक नई लैंग्वेज आती है जो कि सिमिलर होती है हिब्रू के, जो अकेडियन लैंग्वेज को भी रिप्लेस कर देती है। 1000 BCE आते तक इराक के ज्यादातर एरिया में यही लैंग्वेज बोली जाने लगी। आई होप आप सभी को यह समझ में आया होगा। नेक्स्ट चलिए समझते हैं सबसे पहले मेसोपोटामिया के अंदर आर्कियोलॉजिकल सर्वे कब स्टार्ट हुई। 1840 में मेसोपोटामिया की सबसे पहली आर्कियोलॉजिकल सर्वे स्टार्ट होती है। इस सर्वे की दो बहुत ही फेमस साइट्स थी, उरुक और मारी। इन जगहों से हमें मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन की 100 से ज्यादा बिल्डिंग्स, स्टैचू, ऑर्नामेंट्स, ग्रेव्स, टूल्स एंड सील सोर्सेस और साथ ही में 1000 से ज्यादा क्ले टैबलेट्स पर लिखे रिटन डॉक्यूमेंट्स मिले जिन्हें हम स्टडी कर सकते हैं। नेक्स्ट आइए हम समझते हैं मेसोपोटामिया एंड यूरोपियंस का क्या कनेक्शन है आपस में। तो जो क्रिश्चियन की होली बुक होती है बाइबल, उसके अंदर एक लेसन है ओल्ड टेस्टामेंट का। उसके अंदर एक स्टोरी दी गई है जिसे यूरोपियन ने पढ़ा और उन्हें लगा जो मेसोपोटामिया है उससे उनका कोई ओल्ड कनेक्शन है या फिर उनके एंसेस्टर मेसोपोटामिया से आए हों यूरोप। इसी चीज को पता लगाने के लिए यूरोपियन इतना ज्यादा एक्साइटेड थे। अब स्टोरी देखते हैं जो बाइबल के अंदर दी गई थी। बाइबल के अंदर ये स्टोरी दी गई है कि एक ऐसा टाइम पीरियड था जब गॉड को लगने लगता है कि अर्थ पर बहुत ज्यादा करप्शन एंड ब्रूटैलिटी बढ़ गई है। तो गॉड डिसाइड करते हैं क्यों ना एक फ्लड में पूरी अर्थ को डिस्ट्रॉय कर दिया जाए। लेकिन गॉड यह भी नहीं चाहते कि हर किसी को मार दिया जाए, तो इसी के लिए वह एक व्यक्ति को सिलेक्ट करते हैं जिसका नाम होता है नोवा। गॉड नोवा को बताते हैं कि हम अर्थ को फ्लड करने वाले हैं, तुम ऐसा करो एक बोट बनाओ और अर्थ पे जितनी स्पीसीज को हो सकता है उतने को तुम बचा लो। तब नोवा एक बहुत ही बड़ी बोट बनाता है और उस बोट के अंदर अर्थ की हर एक स्पीसीज का एक पेयर रख कर उस फ्लड से बचा लेता है। तो यह थी स्टोरी जो ओल्ड टेस्टामेंट के अंदर दी गई थी। इसी बुक के अंदर एक प्लेस का रेफरेंस दिया गया था जिसे कहा जाता था शिमार। तो यूरोपियन को लगता है यह वही प्लेस है सुमेर। लेकिन बाद में और स्टडी करने के बाद पता चलता है कि मेसोपोटामियन हिस्ट्री में भी ऐसे ही एक स्टोरी दी गई थी जिसमें नोवा की जगह ज्यू शूद्रा नाम का कैरेक्टर था। एंड यूरोपियन को कोई भी कनेक्शन नहीं मिलता यूरोप एंड मेसोपोटामिया से। आई होप यह स्टोरी आप सभी को समझ में आई होगी।
अब चलिए इस चैप्टर के फर्स्ट टॉपिक को समझते हैं, जो है मेसोपोटामिया एंड इट्स ज्योग्राफी। इंडिया के ही तरह जो आज का इराक यानी जो मेसोपोटामिया हुआ करता था, कभी बहुत ही ज़्यादा डाइवर्सिफाइड था। इसका जो नॉर्थ ईस्ट रीजन था, वहाँ पर हरे भरे घास के मैदान, ट्री से कवर माउंटेन रेंजेस और छोटी नदी और नाले थे। इस एरिया में अच्छी बारिश भी होती थी, जिससे यहाँ पर खेती करना आसान था। और इसी एरिया में सबसे पहली बार खेती शुरू हुई थी लगभग 7000 से 6000 बीसी के आसपास। मेसोपोटामिया का नॉर्थ रीजन थोड़ा ऊंचा था, जिसके कारण यहाँ पर लोग खेती नहीं करते थे। इस एरिया में बारिश के बाद बहुत ही अच्छी घास उग जाती थी, जिसके कारण यहाँ पर रहने वाले ज्यादातर लोग जानवर पालते थे, जैसे शिप एंड गोट। इसके ईस्ट रीजन में टिग्रिस की बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज रिवर्स थी। ये रिवर्स ईरान के माउंटेन तक जाती थी और यहाँ के लोगों को ट्रेड एंड कम्युनिकेशन में हेल्प करती थी। मेसोपोटामिया का जो साउथ रीजन था वो पूरा डेजर्ट था, मतलब रेगिस्तान, लेकिन यहीं पर पहली बार शहर और लिखाई यानी राइटिंग का विकास हुआ। यहाँ के लोग भी खेती किया करते थे, क्योंकि जब यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस रिवर के अंदर बाढ़ आती थी तो ये दोनों नदियाँ अपने साथ फील्ड में सिल्ट वाली मिट्टी ले आती थी, जो बहुत ही ज्यादा उपजाऊ होती थी एग्रीकल्चर के लिए। बाढ़ चले जाने के बाद यह मिट्टी वहीं रह जाती थी और इसी पे लोग खेती किया करते थे। इस एरिया में बारिश बहुत कम होती थी, जिसके कारण यहाँ के ज्यादातर लोग नदियों के आसपास या जो नदियों के चैनल्स हो जाते थे उसी के आसपास खेती किया करते थे। यहाँ के लोग वीट, बार्ली, पीस एंड लेंटिल्स जैसे क्रॉप्स उगाया करते थे। यह तो हमने देखा मेसोपोटामिया के अंदर खेती बहुत ही अच्छी होती थी, लेकिन मेसोपोटामिया के नॉर्थ ईस्टर्न रीजन में पानी की कमी थी, इसलिए वहाँ पर ज़्यादातर लोग जानवर पालते थे, जैसे भेड़ और बकरियाँ। इससे इन्हें बहुत सी चीज़ें मिलती थी, जैसे मीट, मिल्क एंड वूल। साथ ही में यहाँ पर खजूर के पेड़ भी बहुत से थे, जिससे लोगों को फ्रूट भी मिला करता था। आई होप यह टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, द सिग्निफिकेंस ऑफ अर्बनिज्म। समझते हैं अर्बनिज्म क्या होता है। अर्बनाइजेशन का मतलब होता है जब लोग गांव छोड़कर शहरों में रहने लगते हैं और वे खेती के अलावा और भी विभिन्न कार्यों में इंगेज हो जाते हैं, तब इसको हम अर्बनिज्म कहते हैं। चलिए समझते हैं क्या कुछ खास होता है अर्बनिज्म में। नंबर 1, डिवीजन ऑफ लेबर, मतलब अलग अलग काम। शहरों में सब लोग एक जैसा काम नहीं करते थे। फॉर एग्जाम्पल, एक स्टोन सील बनाने वाला अपने टूल खुद नहीं बनाता था, उसको टूल्स ब्लैक स्मिथ यानी लुहार से मिलते थे। यदि उसको रंगीन पत्थर चाहिए होते थे तो वह ट्रेडर के पास जाता था। तो इसी प्रकार से हर किसी का अपना एक स्पेशल काम था। नंबर 2, ट्रेड एंड सर्विसेज। शहरों में लोगों को कई चीज चाहिए होती थी जो आसपास नहीं मिलती थी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मेसोपोटामिया के अंदर पत्थर, मेटल एंड लकड़ी नहीं मिलती थी, तो यहाँ के लोग कपड़े या अनाज देकर दूसरे शहरों से ये चीजें ले आते थे। नंबर 3, सोशल ऑर्गेनाइजेशन। शहरों को चलाने के लिए लोग आपस में मिलकर रूल एंड रेगुलेशन बनाते थे, जिन्हें शहर में रहने वाले सभी लोग फॉलो किया करते थे। नंबर 4, राइटिंग। शहरों में जब ट्रेड यानी व्यापार का काम बढ़ गया तो हर चीज का रिकॉर्ड रखना जरूरी हो गया और इसीलिए लिखने का विकास हुआ, जिसे हम आने वाले नेक्स्ट टॉपिक में डिटेल में पढ़ेंगे। आइए अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा वार का हेड के बारे में समझ लेते हैं। यह विमेन के हेड का एक स्कल्पचर है जो आर्कियोलॉजिस्ट को उरुक यानी वारका के साइट से मिली थी, जो लगभग 3000 बीसी से पहले की है। यह जो स्कल्पचर है, इसके सेल को व्हाइट मार्बल और जो इसकी आईज थी उसे लेपिस लेजुला यानी ब्लू कलर के मार्बल से बनाया गया था। लेकिन ये दोनों ही तरह के पत्थर मेसोपोटामिया के अंदर नहीं मिलते थे। इसका मतलब इन पत्थरों को बाहर से लाया गया था, जिससे हमें यह पता चलता है कि इस मूर्ति को बनाने के लिए बहुत सारे लोग शामिल हुए थे, जैसे पत्थर लाने वाला ट्रेडर, मूर्ति बनाने वाला स्कल्प्टर एंड टूल बनाने वाला लुहार। यह स्कल्पचर शो करता है अर्बनिज्म ने मेसोपोटामिया को एक एडवांस इंटरकनेक्टेड सोसाइटी बना दिया था, जहां हर एक काम के लिए एक्सपर्ट थे। चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, मूवमेंट ऑफ गुड्स इनटू सिटीज, मतलब शहरों में सामान का आना।
जैसा अभी हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया में खेती बहुत अच्छी होती थी, इसलिए वहाँ पर फूड रिसोर्सेज तो बहुत ही अच्छे थे, लेकिन मिनरल रिसोर्सेज बहुत ही कम थे, इसलिए इन्हें दूसरे शहरों से इंपोर्ट करना पड़ता था। जैसे साउथ मेसोपोटामिया में पत्थर यानी स्टोन नहीं मिलता था, जो कि टूल्स, ज्वेलरी और मूर्ति बनाने के लिए जरूरी था, तो इसे ईरान और टर्की से इंपोर्ट करना पड़ता था। यहाँ पर मेटल्स भी बहुत ही कम मिलते थे, जैसे कॉपर, टिन, सिल्वर, गोल्ड, इसलिए इसे भी बाहर से ही लाना पड़ता था। साथ ही में यहाँ पर जो लकड़ी मिलती थी वह अच्छी नहीं होती थी कार्ट्स एंड बोट बनाने के लिए, इसलिए इसे भी दूर के जंगलों से ले आना पड़ता था। तो यह तो हो गई लिस्ट उन सामानों की जो मेसोपोटामिया के अंदर नहीं मिलते थे। आइए अब देखते हैं ये सामान मेसोपोटामिया के अंदर कैसे आते थे। नंबर 1, ट्रेड के जरिए शहरों के लोग अपनी चीज जैसे अनाज, कपड़े, वूल दूसरे एरिया में बेचते थे। बदले में वहां से पत्थर, मेटल, लकड़ी और सेल जैसी चीजें ले आते थे। मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ज्यादातर लोग यूफ्रेट्स एंड टिग्रिस नदी का इस्तेमाल करते थे सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाने के लिए। लेकिन जहाँ पर ये नदी नहीं थी वहाँ पर लोग सामान को एक जगह से लाने और ले जाने के लिए बैल, ऊंट और गधे का इस्तेमाल किया करते थे। तो इस टॉपिक में हमने समझा मेसोपोटामिया के अंदर कौन से सामान नहीं मिलते थे और वह किस प्रकार से मेसोपोटामिया के अंदर लाए जाते थे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, द डेवलपमेंट ऑफ राइटिंग। करीब 3200 बीसी से पहले मेसोपोटामिया में लोगों ने पहली बार लिखना स्टार्ट किया था। स्टार्टिंग में लोग पिक्चर, साइंस और नंबर का इस्तेमाल किया करते थे राइटिंग में, जैसा हम इन इमेजेस में देख सकते हैं। मेसोपोटामिया के अलग अलग साइट से आर्कियोलॉजिस्टों को करीबन 5000 से ज्यादा टैबलेट्स मिली। ये टैबलेट्स क्ले यानी मिट्टी की बनी होती थी, जिसमें अलग अलग चीजों की लिस्ट लिखी जाती थी, जैसे टेम्पल के अंदर क्या चीजें आ रही हैं, क्या डिस्ट्रीब्यूट हो रही है, बाजार के अंदर कितने का व्यापार हो रहा है, क्या सामान आ रहा है, क्या जा रहा है, ऐसी लिस्टें बहुत सारी थी इन क्ले टैबलेट्स में। तो चलिए समझते हैं मेसोपोटामिया के लोगों को आखिर जरूरत ही क्यों पड़ी लिखने की। जैसा अभी हमने पढ़ा कि मेसोपोटामिया के अंदर लोगों ने शहरों में रहना स्टार्ट कर दिया था, लेकिन शहरों में सारी चीजें नहीं मिलती थी, जिसके लिए बहुत ज्यादा ट्रांजैक्शन यानी आपस में लेन देन करना पड़ता था। लेकिन इन ट्रांजैक्शंस को वर्बली लंबे समय तक याद रखना मुश्किल हो जाता था। इन्हीं सब चीजों का रिकॉर्ड रखने के लिए स्टार्ट होती है राइटिंग। तो चलिए समझते हैं इन क्ले टैबलेट पे ये लोग लिखते कैसे थे। तो ये लोग चिकनी मिट्टी को गीला करके उसको गूंथ कर एक पट्टी के रूप में शेप दे दिया करते थे, और इस पट्टी के शेप की ऊपरी सतह को हाथों की मदद से चिकना बना दिया करते थे। फिर ये लोग किसी नुकीली चीज की मदद से इन पट्टियों पर अपनी यूनिफॉर्म स्क्रिप्ट बना दिया करते थे, जिसके बाद इन पट्टियों को धूप में सुखा दिया जाता था, और ये पट्टियां धूप में सूखने के बाद मिट्टी के बर्तन जैसी मजबूत हो जाती थी। और इसी प्रकार से मेसोपोटामिया के लोग लिख कर चीजों का रिकॉर्ड्स रखते थे, और बाद में हिसाब पूरा हो जाने के बाद इन पट्टियों को फेंक दिया जाता था। और इसी के कारण आर्कियोलॉजिस्ट को मेसोपोटामिया के साइट्स से बहुत सारी क्ले टैबलेट्स मिली, और इन्हीं के हेल्प से हम मेसोपोटामिया के बारे में इतना कुछ जान पाते हैं। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, लिटरेसी। लिटरेसी का मतलब है लिखना और पढ़ना आना। मेसोपोटामिया में लिखाई का सिस्टम काफी मुश्किल था, क्योंकि हर लेटर या वर्ड के लिए अलग अलग यूनिफॉर्म साइंस होते थे, और उनकी संख्या भी कई हंड्रेड्स थी, इसलिए बहुत ही कम लोग पढ़ और लिख सकते थे। अगर मेसोपोटामिया में कोई राजा पढ़ सकता था तो वह इस बात को बहुत ही घमंड के साथ जिक्र करवाता था कि मैं पढ़ सकता हूँ। लेकिन जब कोई ऑफिशियल राजा को लेटर भेजता था तो उस लेटर को राजा को जोर से पढ़कर सुनाया जाता था, क्योंकि मेसोपोटामिया के अंदर ज्यादातर राजा को पढ़ना और लिखना नहीं आता था। अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, द यूजेस ऑफ राइटिंग। इस टॉपिक के अंदर हमें सिटी लाइफ, ट्रेड और राइटिंग के कनेक्शन को सुमेरियन की एक एपिक की मदद से समझाया गया है। इस कहानी में बताया गया है उरुक शहर के किंग एनमरकर को टेम्पल के ब्यूटिफिकेशन के लिए लापिस लाजुली और प्रीशियस मेटल चाहिए होते हैं। इन चीजों को मंगवाने के लिए एनमरकर अपने मैसेंजर को दूर की एक जगह भेजते हैं जिसका नाम होता है अराटा।
अब यह शहर उरुक शहर से तो बहुत दूर होता है, लेकिन फिर भी मैसेंजर बहुत सी कठिनाइयों का सामना करते हुए अराटा पहुंच जाता है। लेकिन अराटा का किंग लापिस लाजुली और प्रीशियस मेटल दोनों ही देने से मना कर देता है, जिसके बाद मैसेंजर वापस उरुक चला आता है। लेकिन उरुक का किंग एनमरकर कई बार अपने मैसेंजर को अराटा भेजता है, लेकिन इसके बाद भी कोई फायदा नहीं होता। किंग हर बार की तरह मैसेंजर को मना कर देता। लेकिन इसके बाद एनमरकर ने एक क्ले टेबलेट ली और ये सारी चीजें उस पर लिख दी, और ये क्ले टेबलेट लेकर फिर से मैसेंजर को अराटा भेजा। और जब अराटा की रूलर ने यह क्ले टेबलेट देखी तो उसके चेहरे पर कंफ्यूजन था, क्योंकि उसे लिखा हुआ कुछ समझ नहीं आया, क्योंकि यह सब कुछ पहली बार हो रहा था। तो ओवरऑल इस कहानी में हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि किस प्रकार से कम्युनिकेशन के लिए राइटिंग की शुरुआत हुई। नाउ अब चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, अर्बनाइजेशन इन साउदर्न मेसोपोटामिया, टेम्पल्स एंड किंग्स को। 5000 बीसी के आसपास साउदर्न मेसोपोटामिया में छोटे छोटे सेटलमेंट्स यानी गांव टाइप की कॉलोनीज बनने लगती हैं, और यही कॉलोनीज टाइम के साथ आगे चलकर सिटीज बन जाती हैं। अब ये जो सारी सिटीज थी ये मेनली 3 टाइप्स की थी। नंबर 1, टेम्पल बेस्ड सिटी, मतलब जो मंदिर के आसपास डेवलप हुई थी। नंबर 2, ट्रेड बेस्ड सिटी, मतलब जो व्यापार के कारण सिटीज बनी थी। एंड नंबर 3, इंपीरियल सिटी, मतलब जहाँ राजा महाराजा रहा करते थे उसके आसपास की सिटीज। यह तो हमने पढ़ा मेसोपोटामिया के अंदर सबसे पहले सिटीज बनना स्टार्ट हुई थी, लेकिन सबसे पहले टेम्पल्स भी यहीं पर ही बने थे। पहले जो यहाँ पर टेम्पल्स बनते थे वो बहुत ही छोटे होते थे और उन्हें कच्ची ईंटों से बनाया जाता था। यहाँ के लोग इन टेम्पल्स में जैसे उर जो चंद्र का देवता था और इनाना जिसे प्रेम और युद्ध की देवी कहा जाता था, इनकी पूजा किया करते थे। आज के टाइम में जो हम टेम्पल्स देखते हैं उनकी बनावट हमारे घर की बनावट से बिल्कुल ही डिफरेंट होती है। लेकिन जब मेसोपोटामिया के अंदर टेम्पल्स बनना स्टार्ट हुए थे तो वह ज़्यादातर घर ही की तरह दिखते थे, उसमें कोई बहुत ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इन टेम्पल्स की वॉल जिग-जैग पैटर्न में बनी होती थी, जिसे देखकर हम आसानी से पता लगा सकते थे कि यह एक कोई ऑर्डिनरी हाउस है या टेम्पल। जैसा आज के समय में हम टेम्पल में वर्शिप के लिए जाते हैं तो अगरबत्ती या फूल लेकर जाते हैं, तो उस टाइम पीरियड में भी लोग गॉड की वर्शिप के लिए ग्रेन, कर्ड एंड फिशेस लेकर आते थे। अब यह बात हमें पता चली आर्कियोलॉजिकल सर्वे से, क्योंकि जो टेम्पल्स के फ्लोर मिले हैं मेसोपोटामिया के अंदर, वहाँ पर फिशेस की बोन्स मिली है। जैसा कि आज के टाइम पीरियड पे हम देखते हैं जहाँ पर टेम्पल होता है तो उसके आसपास बहुत सारी दुकानें होती हैं, जिसके कारण वह टेम्पल केवल एक रिलीजियस प्लेस ना होकर वह एक इकोनॉमिक हब में चेंज हो जाता है। और ठीक इसी प्रकार से होता है मेसोपोटामिया के अंदर टेम्पल के आसपास के एरिया में भी। यहाँ पर टेम्पल्स के आसपास लोग खेती करना स्टार्ट कर देते हैं, साथ ही में मछली व जानवर भी पालने लगते हैं। और टेम्पल्स के अंदर ऑयल प्रेसिंग, ग्रेन ग्राइंडिंग, स्पिनिंग और वीविंग जैसे भी काम होने लगते हैं। यानी टेम्पल्स में पूरी एक मिनी इंडस्ट्री चलती थी, और इसे चलाने के लिए टेम्पल का पूरा एक एडमिनिस्ट्रेशन था, जिसके अंदर मर्चेंट, रिकॉर्ड कीपर एंड एम्प्लॉयर्स हुआ करते थे। तो अभी तक हमने समझा मेसोपोटामिया के अंदर प्रॉस्पेरिटी एंड डेवलपमेंट के बारे में। नेक्स्ट अब समझते हैं यहाँ के लोगों की प्रॉब्लम्स के बारे में। जैसा अभी हमने पढ़ा था कि मेसोपोटामिया की जो लैंड थी वो बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल थी, जिसके कारण वहाँ पर खेती बहुत ही अच्छी होती थी। लेकिन इसके बाद भी यहाँ के लोगों को बहुत सी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती थी। कई बार क्या होता था, यूफ्रेट नदी के अंदर इतना ज़्यादा पानी आ जाता था कि फसलों को ही डुबा देता था। और कई बार ऐसा होता था ये जो रिवर्स के चैनल्स थे वे अपना रास्ता ही डाइवर्ट कर लेती थी, जिनके कारण खेत सूखे ही रह जाते थे। और इसी के कारण मेसोपोटामिया के लोगों को टाइम टाइम पर अपने गांव एक जगह से दूसरी जगह शिफ्ट करने पड़ते थे। और जब किसी एरिया में बहुत लंबे समय तक लड़ाई चलती थी तो जो मुखिया लड़ाई जीतता था वह उस एरिया का सारा सामान लूट कर आपस में बांट लेते थे, और वहाँ के लोगों को बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते थे और उन्हें अपना चौकीदार या नौकर बना लेते थे। और इसी प्रकार से लीडर्स अपने राज्य का एरिया भी बढ़ाते थे। जैसा हमें बताया गया है, उरुक जो वन ऑफ द अर्लीस्ट टेम्पल टाउन था मेसोपोटामिया का, वह 3000 बीसी के आसपास 250 एकड़ में फैला था। मतलब उरुक इतना ज़्यादा विस्तृत हो गया था कि मोहनजोदाड़ो का 2 गुना एरिया भी उरुक के सामने छोटा पड़ जाए। लेकिन उरुक की प्रॉस्पेरिटी यहीं नहीं रुकती, और यह 2800 बीसी के आसपास वह 250 हेक्टेयर से बढ़कर लगभग 400 हेक्टेयर में फैल जाता है।
उरुक की साइड से आर्कियोलॉजिस्ट को आर्म हीरोज के एविडेंसेस भी मिले हैं, जो यह दिखलाता है कि उरुक शहर की एक आर्मी थी जो उसे बाहरी अटैक से प्रोटेक्ट करती थी, और इसी के कारण उरुक इतना ज़्यादा प्रॉस्पेरस हो पाया। अब जो लोग युद्ध के दौरान बंदी बनाकर लाए जाते थे और वहाँ के जो लोकल पीपल थे, उन सभी को टेम्पल और डायरेक्टली रूलर का काम करना पड़ता था, भले ही वे लोग एग्रीकल्चर टैक्स ना दें। और इसके बदले रूलर इन वर्करों को ग्रेन्स, ऑयल्स एंड क्लोथ जैसी चीज़ें दिया करता था। नाउ नेक्स्ट टॉपिक में अब हम समझेंगे लाइफ इन द सिटी। अब सिटी लाइफ में क्या होता है, जो सोसाइटी का सबसे स्मॉलेस्ट सेक्शन होता था उसके पास सबसे ज़्यादा वेल्थ होती थी। तो आप सभी सोच रहे होंगे यह हमें कैसे पता कि उनके पास बहुत ज़्यादा वेल्थ हुआ करती थी। तो यह बात हमें पता चलती है जो मेसोपोटामिया के अंदर कब्र मिली उनके साथ मिलने वाले सामानों से। तो मेसोपोटामिया के अंदर कुछ ऐसी कब्र मिली जिनके साथ ज्वेलरी, गोल्ड वेसल, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, व्हाइट सेल एंड लैपिस लाजुली जैसी चीजें मिली, जो यह दर्शाती है कि ये लोग अमीर हुआ करते थे। मेसोपोटामिया के अंदर पाए गए टेक्स्ट से हमें यह पता चलता है कि यहाँ पर भी न्यूक्लियर फैमिली का कॉन्सेप्ट हुआ करता था, और सेम हमारे ही सोसाइटी की तरह इनकी भी सोसाइटी में फैमिली के हेड फादर हुआ करते थे। कुछ डॉक्यूमेंट से हमें यहाँ के मैरिज प्रोसेस के बारे में ही पता चला है, जिसमें बताया गया है जो शादी है वह पेरेंट्स की सहमति से होती थी और दोनों ही पक्ष के लोग एक दूसरे को गिफ्ट दिया करते थे। नेक्स्ट अब हम थोड़ा सा उर सिटी के बारे में समझते हैं, जो वन ऑफ द अर्लीस्ट सिटी थी मेसोपोटामिया की। एविडेंसेस से यह पता चलता है कि यह जो सिटी थी यह बिल्कुल भी सिस्टमेटिक तरीके से नहीं बसाई गई थी, जैसा हम इस इमेज में देख सकते हैं। यहाँ का ड्रेनेज सिस्टम भी बहुत ज़्यादा अच्छा नहीं था, क्योंकि यहाँ पर ज़्यादातर पाइप कच्ची मिट्टी के बने होते थे। यहाँ पर ज़्यादातर घरों की छत के स्लोप बाहर की जगह ना होकर अंदर की तरफ थे, जिसकी मदद से ये लोग बारिश का पानी टैंक में इकट्ठा किया करते थे। यहाँ के घरों में कोई खिड़की नहीं हुआ करती थी, जिससे यह पता चलता है कि ये लोग प्राइवेसी को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दिया करते थे। नाउ अब हम नेक्स्ट टॉपिक समझेंगे, आ ट्रेडिंग टाउन इन अ पास्टोरल जोन। इस टॉपिक में हम रॉयल कैपिटल मारी के बारे में समझेंगे। मारी मेसोपोटामिया के साउदर्न रीजन में था, जैसा हम इस मैप में देख सकते हैं, और यहाँ के ज़्यादातर लोग एग्रीकल्चर एंड एनिमल रियरिंग का काम किया करते थे। यहाँ पर जो लोग खेती किया करते थे और वे लोग जो एनिमल पाला करते थे वे आपस में सामानों को एक्सचेंज कर लिया करते थे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे एनिमल रियरिंग वाले को राइस चाहिए और फार्मर को मिल्क, तब ये दोनों लोग आपस में इन चीज़ों को एक्सचेंज कर लिया करते थे। लेकिन कई बार फार्मर्स और इन जानवर पालने वाले लोगों के बीच में लड़ाई भी हो जाती थी। लेकिन मारी की वेस्टर्न पार्ट में ये जो फार्मर्स और जानवर पालने वाले लोग होते हैं ये डिसाइड करते हैं क्यों ना हम आपस में मिलकर काम करें। और जब ये लोग आपस में मिलकर काम करने लगते हैं तो धीरे धीरे ये लोग पावरफुल हो जाते हैं, और इन्हीं में से आगे चलकर लोग मारी के किंग भी बनते हैं। मारी के अंदर डिफरेंट कल्चर एंड ग्रुप्स के लोग अलग अलग गॉड की पूजा भी किया करते थे। नेक्स्ट थोड़ा और डिटेल में समझते हैं मारी के लोकेशन के बारे में। तो जो मारी शहर था वह यूफ्रेट्स नदी के किनारे बसा था, जिसके कारण वहाँ ट्रेड बहुत ही अच्छा होता था, जिसके कारण मारी शहर बहुत ही अच्छे तरीके से फ्लरिश हो रहा था। लेकिन यदि मारी को मिलिट्री पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो मारी के पास कोई स्ट्रॉन्ग मिलिट्री नहीं थी। आई होप यह टॉपिक आप सभी को समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट टॉपिक समझते हैं, सिटीज इन मेसोपोटामियन कल्चर को। तो जो मेसोपोटामिया के लोग थे वे अपने कल्चर एंड सिटी को बहुत ही ज़्यादा वैल्यू दिया करते थे और उससे लव भी करते थे, और ये सारी चीज़ें हमें पता चलती हैं उनकी पोएट्री से। तो हमें गिलगिमिस नाम की एक एपिक मिली जिसे 12 टैबलेट्स पे लिखा गया था। ऐसा कहा जाता है गिलगिमिस ने एरमरकर के कुछ समय के बाद उरुक शहर पर रूल किया था। वह एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग लीडर था जिसने दूर दूर के सिटी को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन वह एक टाइम पर बहुत ही ज्यादा शॉक्ड हो जाता है जब उसके एक स्ट्रॉन्ग फ्रेंड की अचानक से डेथ हो जाती है, और इससे दुखी होकर गिलगिमिस मृत्यु की खोज में निकल पड़ता है। वह सोचता है कि काश कोई ऐसा तरीका हो जिससे कोई व्यक्ति मरे ही ना, और यदि कोई व्यक्ति मरेगा नहीं तो किसी को दुख भी नहीं होगा। और इसी की खोज में गिलगिमिस पूरी दुनिया का चक्कर लगा डालता है, लेकिन गिलगिमिस को इसका कोई उपाय नहीं मिलता और वह अंत में हार मारकर अपने शहर उरुक लौट आते हैं। तो ओवरऑल इस स्टोरी में हमें यही बताने की कोशिश की गई है कि हम दुनिया के किसी भी कोने में चले जाएं,
तब भी हमें कोई ऐसा उपाय नहीं मिलेगा जिससे हम या कोई हमारा बहुत ही प्रिय अमर हो सके। और इसी स्टोरी के हेल्प से हमें यह बताया गया है कि मेसोपोटामिया के लोग कितना अपनी सिटी और कल्चर को लव करते थे। नाउ अब हम इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक समझेंगे, जो है द लेगेसी ऑफ राइटिंग। जैसा कि हम सभी जानते हैं, कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें हम ओरली ट्रांसफर कर सकते हैं, लाइक सोशल साइंस, हिंदी और इंग्लिश। लेकिन वही कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिन्हें लिखना बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है, लाइक साइंस एंड मैथमेटिक्स। ठीक उसी प्रकार से मेसोपोटामिया के भी जितने बड़े अचीवमेंट्स थे, जैसे एडमिनिस्ट्रेशन, रिकॉर्ड कीपिंग एंड नॉलेज ट्रांसफर, इन सारी चीज़ों का फर्दर ट्रांसफ़र बिना राइटिंग के पॉसिबल नहीं था। लेकिन आज हम सोचते हैं कि नॉलेज और एजुकेशन सिर्फ मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, लेकिन मेसोपोटामिया में भी लिखने, समझने और प्रिजर्व करने की स्ट्रॉन्ग ट्रेडिशन थी। मेसोपोटामिया से अराउंड 1800 बीसी के टैबलेट्स मिले। इन टैबलेट्स में मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन टेबल्स, स्क्वायर रूट कैलकुलेशन, कंपाउंड इंटरेस्ट जैसी चीज़ें लिखी गई हैं। मेसोपोटामिया के लोगों ने टाइम्स एंड एस्ट्रोनॉमी में भी अपना कंट्रीब्यूशन दिया है। आज के समय में हम पढ़ते हैं एक ईयर में 12 मंथ्स होते हैं। एक मंथ में 4 वीक और एक दिन में 24 घंटे और एक घंटे में 60 मिनट और एक मिनट में 60 सेकेंड। ये सारी चीज़ें स्टार्ट हुई थी मेसोपोटामिया से, जिन्हें हम आज भी यूज करते हैं। तो ओवरऑल हम यह कह सकते हैं कि मेसोपोटामिया ने सिर्फ लिखना नहीं सिखाया, नॉलेज को प्रिजर्व करना, कैलकुलेट करना और दुनिया को समझना भी सिखाया। और इसी के साथ यह चैप्टर हमारा हो जाता है कंप्लीट। आई होप यह वीडियो आप सभी को पसंद आई होगी। यदि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दें। और फ्यूचर में ऐसे ही चैप्टर की एनिमेटेड वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। टेक केयर, बाय बाय।